जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए थर्ड सेमेस्टर में लगी एक साहित्यिक डायरी जो कि गजानन माधव मुक्तिबोध जी द्वारा रचित है, उसका सारांश अच्छे से समझेंगे और जानेंगे। अगर आप चैनल में नए हों तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस आपको तुरंत ही प्राप्त हो सकें। तो चलिए देखते हैं साहित्यिक डायरी में हमें क्या बताने का प्रयास किया गया है। एक साहित्यिक डायरी की डायरी जो होती है वह हिंदी की डायरी विधा की रचना है, जो फैंटेसी, मनोविश्लेषण, तर्क, कविता, आत्माख्यान और विविध स्तरों पर एक साथ चलती है। यह डायरी कुल 13 प्रकरणों में है, जो इस प्रकार है। तीसरा क्षण, एक लंबी कविता का अंत, डबरे पर सूरज का बिंब, हाशिए पर कुछ नोट्स और सड़क से लेकर एक बातचीत, एक मित्र की पत्नी का प्रश्न चिन्ह, नए की जन्म कुंडली, एक कुटुयान और काव्य सत्य, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी, एक कलाकार की ईमानदारी दी। एक साहित्यिक की डायरी के प्रथम प्रकरण तीसरा क्षण में उनके काल्पनिक मित्र के शव के साथ उनके बौद्धिक वार्तालाप हैं। ये जो 13 प्रकरण आपको हमने बताए, यह साहित्यिक डायरी के भाग हैं। हम इन सभी प्रकरणों में सारांश जो होगा वह आपको बहुत ही अच्छे से तरीके से बताएंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, आप एक डायरी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। फैंटेसी के शब्दबद्ध होने की प्रक्रिया का आरंभ और प्रक्रिया की परिपूर्णावस्था तक की गति मानता है। तीसरा क्षण के प्रमुख बिंदु हम आपको बताते हैं कि पहला यह है, व्यक्ति का व्यक्तित्व एक गहरा रहस्य है। दूसरा यह है कि तथ्य का अनादर करना, छुपाना, उससे परहेज करके दिमागी तलघर में डाल देना न केवल गलत है, वरन उससे कई मानसिक उलझनें उत्पन्न होती हैं। अगर हम किसी तथ्य का अनादर करें या उसे छुपाएं तो वह उससे कई मानसिक उलझनें उत्पन्न होती हैं, ऐसा तीसरा क्षण में बताया गया है। मुझे लगता है कि मन एक रहस्यमय लोक है, उसमें अंधेरा है, अंधेरे में सीढ़ियां हैं और सीढ़ियां गीली हैं और सबसे नीची सीढ़ी पानी में डूबी हुई है। वहां अथाह काला जल है, उस अथाह जल से स्वयं को ही डर लगता है। इस अथाह काले जल में कोई बैठा है, वह शायद मैं ही हूँ। चौथा पॉइंट इसमें है, तीसरा क्षण में चौथा बिंदु, गजानन माधव मुक्तिबोध जी ने यह बताया है कि गांधीवाद ने भावुक कर्म की प्रवृत्ति पर कुछ इस प्रकार ढंग से जोर दिया है, कुछ इस ढंग से जोर दिया है कि सप्रश्न बौद्धिक प्रवृत्ति दबा दी गई है। असल में यह गांधीवादी प्रवृत्ति प्रश्न, विश्लेषण और निष्कर्ष का बौद्धिक क्रियाओं का अनादर करती है। अगला बिंदु हमारा यह है कि किसी वस्तु या दृश्य या भाव से मनुष्य एकाकार हो जाता है, तब सौंदर्य बोध होता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, वस्तु और उसका दर्शन, इन दो पृथक तत्वों का भेद मिटकर जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से तादात्म्य प्राप्त कर लेता है, तब सौंदर्य भावना उबुद्ध होती है। और अगला बिंदु हमारा है कि सारे दर्शन का मूल आधार सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप की कल्पना है। स्वपक्ष और वस्तु पक्ष की परिकल्पनाएं और उन दो पक्षों के परस्पर संबंध की कल्पना के आधार पर ही दर्शन खड़ा होता है। अगले प्रकरण में हम देखेंगे कि एक लंबी कविता का अंत। इस प्रकरण में मुक्तिबोध ने अपनी कविताओं के आकार, स्वरूप और विस्तार के बारे में बताया है। यथार्थ के तत्व परस्पर गुम्फित हैं, यही कारण है कि मैं छोटी कविता लिख नहीं पाता। वह कहते हैं, यही कारण है कि मैं छोटी कविता नहीं लिख पाता, और जो छोटी होती है वस्तुतः छोटी न होकर अधूरी लिखकर छोड़ दी है। उन्हें समाप्त करने की कला मुझे नहीं आती, यही मेरी ट्रेजेडी है। इसमें उन्होंने गतिशीलता, यथार्थवाद, कविता की रचना प्रक्रिया, आधुनिक साहित्यकारों की स्थिति एवं उनके स्वभाव व श्रेणियों का विवेचन किया है। एक लंबी कविता का बिंदु में जो कुछ बिंदु दिए गए हैं उनको हम आपको बताएंगे। पहला बिंदु यह है कि यथार्थ के तत्व परस्पर गुम्फित होते हैं, साथ ही पूरा यथार्थ गतिशील होता है। अभिव्यक्ति का विषय बनकर जो यथार्थ प्रस्तुत होता है वह भी ऐसा ही गतिशील
और उसके तत्व भी परस्पर गुम्फित होते हैं। यही कारण है कि मैं छोटी कविताएं लिख नहीं पाता और जो छोटी होती हैं वस्तुतः छोटी न होकर अधूरी रहती हैं। और दूसरा बिंदु उनका यह है कि क्योंकि अनास्था का जन्म आस्था से ही होता है और फर्क यह है कि आज के पहले दर्शकों के सामने रंगमंच पर आस्था नाटक खेला करती थी और अनास्था नेपथ्य में सूत्र संचालन करती थी। तो आजकल रंगमंच पर अनास्था नाटक करती है और आस्था नेपथ्य में बैठकर सूत्र संचालन करती है। पहले क्या हुआ करता था कि आस्था जो है वह मंच पर अर्थात नाटक खेला करती थी और अनास्था जो होती थी वह नेपथ्य में सूत्र संचालन करती थी। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि रंगमंच पर अनास्था नाटक करती है और आस्था नेपथ्य में बैठकर सूत्र संचालन करती है। अगला बिंदु यह है कि जो व्यक्ति फटेहाल और फटीचर है उसे मान्यता देने के लिए कोई तैयार नहीं है, चाहे वह कितना ही नैतिक क्यों न हो। जो लोग फटीचर और फटेहाल होते हैं उनको कोई भी मान्यता देना नहीं चाहता है, चाहे वह कितने भी नैतिक और समझदार हों। अगला बिंदु यह है कि हमारे बहुत से कवि और कथाकार मारे डर के उस वास्तव को नहीं लिखते हैं, वास्तव को जिसे ये भोग रहे हैं, क्योंकि ये वास्तव में इतना अधिक जानते हैं कि अति परिचय के कारण भी उस वास्तव से उड़ जाना और उड़ते रहना चाहते हैं। वास्तविकता जो है, कई कवि ऐसे हैं कि वास्तविकता नहीं लिखते हैं। अगला बिंदु इनका अपने डायरी में ये सब बातें उन्होंने लिखी हैं कि क्या क्या वह स्वयं अनुभव करते हैं। अगला उनका बिंदु है कि समझदारी का यह तकाजा है कि जिस दुनिया में हम रहते हैं उससे हम समझौता करें। समझदारी का यही तकाजा है कि जिस दुनिया में हम रहते हैं हम उससे समझौता करें। भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता है। उच्चतर वर्ग दैहिक और नैतिक रूप से मृत प्राय हो गए हैं। अगला बिंदु है कि मैं एक समाजवादी हूँ, इसलिए नहीं कि वह एक सर्वगुण संपन्न संपूर्ण व्यवस्था है, बल्कि इसलिए कि रोटी के अभाव की अपेक्षा आधी रोटी बेहतर होती है। अन्य व्यवस्थाओं की परीक्षा की जा चुकी है, उनमें अभाव ही अभाव पाए गए हैं। अब इस व्यवस्था की भी परीक्षा कर ली जाए, यदि और किसी बात के लिए नहीं तो केवल नवीनता के लिए क्यों न सही। अगला बिंदु इनका यह है कि कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति यह मानता है कि एक स्थान में एकत्र असंगठित जनता भीड़ नहीं है, क्योंकि वह संगठित है। जहाँ संगठन है वहाँ एक प्रेरणा है और एक उद्देश्य भी है। जहाँ एक प्रेरणा और उद्देश्य है वहाँ एक स्फीत और सक्रिय चेतना होती है। इनका यही मानना है। अगला बिंदु यह है कि अब तक समाज पर धन का शासन रहेगा, तब तक चारित्रिक संकट अधिक से अधिक असंतोष और अव्यवस्था उत्पन्न करने के अतिरिक्त मानव मूल्यों की हानि के साथ ही लाभ लोग से प्रेरित समझदारी को प्रधानता देता जाएगा। आदमी ज़्यादा से ज़्यादा तुच्छ और अच्छा होता चला जाएगा। और एक लंबी कविता का अंत प्रकरण का अंतिम बिंदु यह है कि कविता कोई निबंध तो है नहीं कि जिससे लोगों को आज के हालात की जानकारी मिले, न वह कोई नाटक है जिसमें पात्र प्रस्तुत होकर मूर्त रूप से जीवन यथार्थ केवल भाव बनकर प्रस्तुत होता है, या बिंब बनकर या विचार बनकर। कविता के भीतर की सारी नाटकीयता वस्तुतः भावों की गतिमयता। उसी प्रकार कविता के भीतर का कथा तत्व भी भाव का इतिहास होता है। यह हमारा 2 प्रकरण समाप्त होता है। अगला हमारा प्रकरण क्या है कि डबरे पर सूरज का बिंब। इसमें लेखक ने व्यंग्य शैली के दर्शन दिए हैं। इसमें मध्यम वर्गीय संस्कारों वाले बुद्धिजीवी की मानसिकता पर व्यंग्य किया गया है। इस निबंध में कुंठा की बहुत ही रोचक ढंग से आत्मा का व्यंग्यात्मक शैली में विवेचना की है। इस प्रसंग में लेखक कहते हैं कि कुंठा मैं नहीं समझता। उसने जवाब दिया, हर जमाने में गरीबी की मुश्किल रही है, हर जमाने में एक श्रेणी का दिल नहीं खला है, बहुत विशाल श्रेणी का भारतीय जनता का मेहनत कश का। उसने समझाते हुए कहा कि कुंठा का आधिपत्य तो अब समझना चाहिए जब कुंठा के बुद्ध बुनियादी कारणों को दर करके बेसब्री और विच्छिन्न न हो। डबरे पर सूरज का बिंब
में जो बिंदु दिए गए हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि पसंदगी को मैं कसौटी नहीं मानता। गजानन माधव मुक्तिबोध जी क्या कहते हैं कि पसंदगी को मैं कसौटी नहीं मानता, आलोचना हमेशा तटस्थ व निष्पक्ष नहीं हुआ करता। दूसरा बिंदु यह है कि वह बहुधा दृष्टि की बजाय मात्रा एक भावावेश होता है। और तीसरा बिंदु है अंधी श्रद्धा से अंधी आलोचना एक भयंकर चीज़ है। अगर आप यह जो हम बता रहे हैं सारांश ध्यान से सुनते रहेंगे तो पेपर में से एक भी बिंदु पेपर में आ जाता है इसमें से, तो आपके मन में वह एक बार ज़रूर आएगा और आप सही उत्तर लिख पाएंगे। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। अगला पॉइंट हमारा है कि आलोचना का संबंध बुद्धि से है और श्रद्धा का हृदय से होता है। मार्क्सवाद पर लोगों की श्रद्धा हृदय से नहीं बुद्धि से उत्पन्न हुई है। अगला पॉइंट है कि मानव यथार्थ का ताना बाना बहुत गहरा और सूक्ष्म होता है। और अंतिम बिंदु है कि आलोचना का कार्य वस्तुतः सिद्धांतों के प्रकाश के अलावा एक सूक्ष्म कौशल भी है। अगला प्रकरण है हाशिए पर कुछ नोट्स। इसके अंतर्गत मुक्तिबोध ने एक आलोचक की तटस्थता पर जोर देते हुए कहते हैं कि आलोचक को निष्पक्ष भाव से आलोचना करनी चाहिए, उन्हें तटस्थ रूप से कृत्य की समीक्षा करनी चाहिए और इस कृत्य के विश्वास के बल पर श्रद्धा हृदय से नहीं बुद्धि से उत्पन्न हुई है। मुक्तिबोध कहते हैं व्यक्ति में अंधश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। और हाशिए पर कुछ नोट्स में जो उन्होंने लिखा था उसके प्रमुख बिंदुओं को हम आपको बताएंगे कि पसंदगी को मैं कसौटी नहीं मानता, ये उन्होंने डबरे पर सूरज का बिंब में भी लिखा था और हाशिए पर कुछ नोट्स पर भी लिखा हुआ था। आलोचना हमेशा तटस्थ और निष्पक्ष नहीं हुआ करती, वह बहुधा दृष्टि की बजाय मात्र एक भावावेश होती है। आधी श्रद्धा से अंधी आलोचना एक भयंकर चीज़ है। अगला बिंदु है आलोचना का संबंध बुद्धि से है और श्रद्धा का हृदय से है। मार्क्सवादी लोगों की श्रद्धा हृदय से नहीं बुद्धि से उत्पन्न होती है। और अगला बिंदु है हाशिए पर कुछ नोट्स का कि मानव यथार्थ की ताना बाना बहुत गहरा और सूक्ष्म होता है। मानव की यथार्थता जो होती है उसका जो ताना बाना होता है वह बहुत ही गहरा और सूक्ष्म होता है। अंतिम बिंदु हमारा हाशिए पर कुछ नोट्स का है कि आलोचना का कार्य वस्तुतः सिद्धांतों के प्रकाश के अलावा एक सूक्ष्म कौशल भी है। अगला प्रकरण हमारा है कि सड़क को लेकर एक बातचीत। इस प्रकरण में मुक्तिबोध ने निम्न वर्ण के काव्य को भी पत्रिकाओं में प्रकाशित किया जाना चाहिए इस बात पर जोर दिया है। भौतिक संस्कृति की दो विशेषताएं हैं, एक बौद्धिक संस्कृति की मुक्तिबोध निंदा करते हैं। सड़क को लेकर एक बातचीत के उन्होंने जो मुख्य बातें कही थी वह हम आपको बताएंगे कि जो व्यक्ति साहित्यिक दुनिया से जितना दूर रहेगा उसमें अच्छा साहित्यिक बनने की संभावना उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। साहित्य के लिए साहित्य के निर्वासन आवश्यक है। नई कविता आधुनिक भावबोध पर चलती है। काव्य साहित्य भावना प्रसूत है, परंतु उस काव्य सत्य का नैतिक उत्तरदायित्व है। हम उसे केवल काव्य सत्य कहकर नहीं टाल सकते हैं, वह सत्य हमारे व्यक्तित्व से कुछ मांग करता है। अगला हमारा बिंदु है कि एक मित्र की पत्नी का प्रश्न चिन्ह। एक उनका मित्र है, उसकी पत्नी ने जो प्रश्न चिन्ह लगाया था उस पर उन्होंने एक डायरी लिखी है कि इसके अंतर्गत मुक्तिबोध ने व्यक्तित्व का विश्लेषण किया है। यह विश्लेषण संवाद शैली में हुआ है। मुक्तिबोध की लंबी लंबी बहसें सिर्फ उनके व्यक्तित्व को ही प्रतिष्ठित नहीं करती बल्कि उनके मित्रों एक पूर्ण व्यक्तित्व प्रदान करती हुए पाठकों के सामने उजागर करती हैं। यह व्यक्तित्व विश्लेषण करके मित्रों के क्रियाकलापों और विशेषताओं के माध्यम से उजागर हुआ है कि मुक्तिबोध ने वैज्ञानिक व्यक्तित्व विश्लेषण प्रस्तुत किया है। एक मित्र की पत्नी का प्रश्न चिन्ह पे जो प्रमुख बिंदु हैं वह है कि व्यक्तित्व निर्माण में चेतन मन का रोल बहुत ही कम होता है और उसमें कम रोल संकल्प शक्ति का। दोनों के रोल निसंदेह कम होते हैं लेकिन होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण, इतने महत्वपूर्ण कि उन्हीं के कारण मनुष्य है। अगला है कि साहित्य पर आवश्यकता से अधिक भरोसा रखना एक मूर्खता है। नए की जन्म कुंडली 1 और 2 यह अगला प्रकरण है। इन अध्यायों के अंतर्गत मुक्तिबोध ने जीवन के संवेदनात्मक ज्ञान को एक मूल्य के रूप में स्थापित किया है। साथ ही
अपने मित्र के राजनीति में उतरने के प्रसंग को लेकर राजनीति की निंदा की है और समाज तथा परिवार का समर्थन किया है। नए की जन्म कुंडली और 1 और 2 के प्रमुख निम्न हैं। उनकी जो बिंदुएं हैं नए की जन्म कुंडली 1 और 2 प्रकरण पर, वह हम आपको बताएंगे कि मैं एक परिवर्तन के परिणामों को देखने का आदी हूँ। वह कहते हैं कि मैं परिवर्तन के परिणामों को देखने का आदी हूँ, परिवर्तन की प्रक्रिया को नहीं। जो परिणाम होता है परिवर्तन में, उसको देखने का आदी हूँ और वह किस प्रकार परिवर्तन हुआ उसका आदी बिल्कुल नहीं हूँ। सामाजिक सुधार का कार्य केवल अप्रत्यक्ष भावों को सौंप देने के कारण ही साहित्य में भी गड़बड़ है। अगला बिंदु उनका है कि भारतीय जीवन की भीतरी गति का आपके साहित्य में प्रतिबिंब हो या ना हो, उसकी तलाश हो या ना हो, वह गति आपसे कन्नी काट कर निकल जाएगी। साहित्य में संघर्ष अधूरा रह जाएगा क्योंकि जीवन भी अधूरा है। अगला प्रकरण है वीरकर। इसके अंतर्गत मुक्तिवेद वीरकर के माध्यम से जीवन के तत्वों की महत्ता को समझने का प्रयास किया है या प्रयत्न किया है। उनका कहना है कि साहित्य का विकास तभी संभव है जब समाज का विकास हो, देश का विकास हो और विशेष रूप से मानव का विकास हो। मनुष्य का विकास ही समग्र विकास है। वीरकर में जो उन्होंने प्रमुख बिंदु लिखे थे, हम आपको बताएंगे कि साहित्य में तत्व कम है, बल्कि यह है कि जीवन में बहुत अधिक है। वह जीवन जो जिया या भोगा जाता है, उसमें इतने अधिक तत्व हैं कि सुबह से लेकर शाम तक मन पर उन तत्वों का इतना अधिक संवेदनात्मक प्रहार होता है कि उत्तेजित होकर मस्तिष्क की रंगे मस्तिष्क के तंतु अपने आराम के लिए उन तत्वों को टाल देते हैं। अगला है कि लेखक अपने हृदय मन को बधिर करने के लिए अपने मन में किसी शून्यत्व का निर्माण कर लेता है और वह स्वयं भी उसमें खो जाता है। अगला बिंदु यह है कि एक व्यक्ति भावना का, एक जिंदगी का, अपने जीवन का दृश्य दिखता है कि वह कितनी झूठाई में जी रहा है। वह न केवल एक झूठ निर्माण कर रहा है लेकिन उसमें जी भी रहा है। अगला प्रकरण है विशिष्ट और अद्वितीय। इस प्रकरण में मुक्तिबोध ने जनसाधारण के जीवन सत्य को उजागर किया है, साथ ही साथ इसी जीवन सत्य की उपेक्षा करने वाली साहित्यिक मान्यताओं की निंदा की है। इस संदर्भ में नई कहानी और नई कविता पर भी व्यंग करते हुए विशिष्ट रूप से उन्होंने जो बिंदु बोला है वह हम आपको बताएंगे कि हमारे अधिकांश कवि अद्वितीय हैं। गजानन माधव मुक्तिवेद जी कहते हैं कि हमारे जो अधिकांश कवि हैं वे अद्वितीय हैं। वे स्वयं इस अद्वितीयता की रक्षा करते हैं। भावात्मकता का कारण केवल लेखक का विवाहहीन, संतानहीन स्थिति में नहीं खोजा जा सकता है। वैफल्य तरह तरह के होते हैं। विशिष्ट और अद्वितीय प्रकरण यहीं समाप्त होता है और अगला प्रकरण है कटुयान और काव्य सत्य। इसके अंतर्गत मुक्तिबोध ने प्रेम कथा के माध्यम से वास्तविक जीवन और लेखक को वास्तविकता, मानसिकता का अवलोकन करते हुए निर्मम निष्कर्ष प्रस्तुत किए हैं। साथ ही साथ मुक्तिबोध ने साहित्य में जीवन मूल्य और आदर्शों को स्थापित किया है। कटुयान और काव्य सत्य में उन्होंने जो बिंदुएं बताई हैं वह हम आपको बताएंगे कि पढ़ी लिखी स्त्री आवश्यकता से अधिक शिक्षा प्राप्त कर ले, लेकिन उसमें दम नहीं है कि उसके पास रीढ़ की हड्डी नहीं है। आवश्यकता से अधिक शिक्षा प्राप्त, लेकिन उसमें दम नहीं है, उसके पास रीढ़ की हड्डी नहीं है। काव्य में हमेशा अनिवार्य रूप से जीवन के मूल्य या आदर्श प्रकट नहीं होते हैं, मात्र भाव प्रकट होते हैं। अगला बिंदु यह है कि मन वचन कर्म के सामंजस्य की भारतीय साहित्यिक परंपरा के वह विरुद्ध जाता है। अगला बिंदु यह है कि साहित्य को हमें विविध पक्षीय दृष्टियों में देखना आवश्यक है और वस्तुतः साहित्य की कसौटी एक नहीं न अनेक है, वरन अनेक अभेद इकाई है। इसलिए केवल यह कह देना कि साहित्य में प्रकट जीवन मूल्य उसके साहित्यिक गुणों की कसौटी नहीं, मात्र एक अस्थायी कार्यकारी मान्यता के रूप में ही ग्रहण करना चाहिए। और अंतिम प्रकरण यह है कि कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 1 और 2। इसके अंतर्गत मुक्तिबोध की रचना प्रक्रियागत संघर्षों के निर्माण को जीवन तथ्यों या वस्तु तथ्यों से जोड़ते हुए व्यक्तिगत तथा अपनी व्यक्तिगत
ईमानदारी के जटिल प्रश्नों से जूझते हुए दिखाई देते हैं। व्यक्तिगत ईमानदारी का अर्थ है जिस अनुपात में, जिस मात्रा में जो भावना या विचार उठा है उसको उसी मात्रा में प्रस्तुत करना। जो भावना विचार जिस रूप स्वरूप को लेकर प्रस्तुत हुआ है उसको उसी स्वरूप में प्रस्तुत करना लेखक का धर्म है। कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 1 और 2 में बहुत से बिंदु गजानन माधव मुक्तिबोध जी ने बताया है, जो हम आपको बताएंगे कि जिंदगी एक महाविद्यालय या विश्वविद्यालय नहीं है, वह एक प्राइमरी स्कूल है जहां टाट पट्टी पर बैठना पड़ता है। यह गजानन माधव मुक्तिबोध जी ने पहला बिंदु बताया है कि जिंदगी एक महाविद्यालय या विश्वविद्यालय नहीं है, वह एक प्राइमरी स्कूल है जहां टाट पट्टी पर बैठना पड़ता है। अगला बिंदु है कि लेखन कार्य में आत्मपरक पक्ष को महत्व देकर वस्तुपरक पक्ष की उपेक्षा की जाती है। चित्रण करते समय आत्मपरक पक्ष को प्रधानता दी जाती है और वस्तुपरक पक्ष को नहीं। अगला बिंदु यह है कि मध्ययुगीन भारतीय काव्य में कुछ महत्वपूर्ण अपवादों को छोड़ प्रधान प्रवृत्ति वस्तु पक्ष के वर्णन की ओर ही अधिक रही। इस प्रवृत्ति ने आत्मपक्ष को गौण स्थान दिया है। नए छायावादी युग ने आत्मपक्ष को ही प्रधान स्थान किया है और वस्तु पक्ष को गौण। यही हिंदी की नई कविता को साहित्य के इतिहास में, या यूँ कहिए कि संस्कृत के इतिहास में कोई महत्वपूर्ण पाठ अदा करना है तो उसे काव्य की प्रकृति या शिल्प में आत्मपक्ष का समन्वय उपस्थित करना होगा। अगला बिंदु है कि ज्ञान और बोध के आधार पर ही भावना की इमारत खड़ी हुई है। फ्रॉड भी एक कला है। क्या कहते हैं गजानन माधव मुक्तिबोध जी की फ्रॉड भी एक कला है, ललित कला। अगला बिंदु है कि कला के क्षेत्र में व्यक्तिगत ईमानदारी स्वयं सिद्ध नहीं वरन प्रयत्न साध्य होती है। अगली बिंदु है और अंतिम बिंदु है कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 1 और 2 प्रकरण का अंतिम बिंदु है कि कवि का यह धर्म है कि उसके दिल में जो नकारशील खटके हैं, जो अंतर निषेध है, उन्हें विवेक संगत बनाया जाए। केवल विशेषाभिरुचि के वशीभूत होकर उसका विकास न किया जाए। ध्यान रहे कि ये अंतर निषेध लेखक स्वयं अपने लेखन कार्य के दौरान विकसित करता है। उनका विकास किस प्रकार होता है यह विषय की अलग है, वह विषय ही अलग है। महत्व की बात यह है कि अंतर निषेधियों का विवेक संगत विकास है। व्यक्तिगत ईमानदारी का यह बहुत बड़ा तकाजा है। यह था हमारा एक साहित्यिक डायरी का सारांश, जो कि हमने आपको अच्छे तरीके से बताया। इसमें कुछ टफ वर्ड दिए गए हैं, अगर आपने ध्यान से नहीं सुना होगा तो यह आपको समझ में नहीं आया होगा। 1 से 2 बार अगर यह वीडियो आप ध्यान से सुनते हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।